फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे हाल में रिलीज़ हुई लस्ट स्टोरी मूवी 2 के बारे में, जिसमें आपको 4 स्टोरी नज़र आएंगी, पर ये चारों स्टोरी आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें विजय वर्मा दिखाते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं। यहीं पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करते हैं। इसी बीच में उनके बॉस का कॉल आता है, जो कि इनके ससुर भी हैं। वो उन्हें मीटिंग के लिए वापस बुलाते हैं। तभी विजय वर्मा आनाकानी करते हैं। इसी बीच में उनकी बीवी का कॉल भी आ जाता है। वो जब अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं, तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो उस गाड़ी से बाहर आकर किसी को कॉल ट्राई करते हैं, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाते। इसी के बाद वो किसी लड़के से साइकिल पर लिफ्ट लेकर मैकेनिक के पास पहुंचते हैं और मैकेनिक को अपनी गाड़ी का एड्रेस बताते हैं। तब वो मैकेनिक का फ़ोन यूज़ करते हैं। तब मैकेनिक बताता है कि 2 महीने से उसका टेलीफोन काम नहीं कर रहा। इसी के बाद वो कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी लेते हैं। तब उनको किसी गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि सामने कम्युनिटी सेंटर से आ रही होती है। इसी के बाद वो कम्युनिटी सेंटर में चले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक टीचर है, जो कि सबको गाना सिखा रही है, और वो उस टीचर को देखते रहते हैं। तब हमें पता चलता है उस टीचर का नाम शांति है। जब वो टीचर गाना सिखाकर वहाँ से जाती है, तभी पी विजय उसका पीछे करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो उसके हाथ से विजय की कॉफ़ी गिर जाती है, जिस वजह से सामने ही सब कुछ इंस्पेक्टर देखता है। वो शांति से पूछता है कि क्या तुम्हें ये परेशान कर रहा है। तब वो कहती है कि नहीं, मैं इसे पहले से ही जानती हूँ। तभी शांति और विजय शांति के घर आ जाते हैं। तब वो शांति से पूछता है कि तुम इन 10 सालों में कहाँ थी। वो उसे बिना जवाब दिए नहाने चली जाती है। तभी विजय उसे नहाते हुए चुपचाप देखता है। ये बात शांति को पता चल जाती है। वो बाहर आने के बाद उससे बात करती है और कहती है कि वो 10 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। वो नर्सिंग होम में थी। जब वो घर लौट रही थी, तब उसे एक आदमी मिला, जो उससे एड्रेस कंफर्म कर रहा था, और उसकी एक बीवी भी थी, जो कि उसके साथ थी। मुझे लगा मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं उनकी हेल्प करने लगी, पर उन लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। इसी वजह से मैं वहाँ से डर के भाग गई और मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। तभी विजय से कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। बात करते करते वो थोड़ा सा करीब आने की कोशिश करते हैं। तभी शांति दूर होकर उससे बात करती है और पूछती है कि तुमने इन 10 सालों में क्या किया। तब वो बताता है कि मैंने अनीता से शादी कर ली है, जो कि उनकी क्लासमेट भी होती है। अब मैं उसकी कंपनी का सीईओ हूँ। तब वो बताती है कि हाँ, अनीता तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी और अनीता मुझसे जलती भी थी। तभी शांति को डाउट होता है कि वो जो अटैक था वो अनीता ने ही करवाया था, क्योंकि अनीता को पता चल गया था कि शांति जो कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया था, जो कि वो बाथरूम में भूल गई थी। इसी के बाद विजय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे भी लगता है कि हाँ, ये अनीता ने ही करवाया होगा। इसी के बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। तभी शांति उससे पूछती है कि क्या मैं वापस से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तब वो कहता है कि अगर तुम वापस हो जाती हो तो ब्लू रेड टेस्ट कर लेना। तब शांति समझ जाती है कि वो अटैक अनीता ने नहीं, विजय ने ही करवाया था। यहीं पर विजय शांति का मुंह तकिए से दबाकर उसे मार देता है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर शांति के घर के बाहर खड़ा होता है, जो कि उसका वेट कर रहा होता है। तब उसे लगता है कि शांति यहाँ नहीं है। जैसे ही वो लौटने वाला होता है, तभी विजय से एक प्लेट गिर जाती है, जिससे इंस्पेक्टर डुप्लीकेट चाबी से शांति का घर खोलता है। वहीं पर विजय खिड़की से भाग जाता है। वो भागकर एक ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है, जहां पर 2 लोग उसकी शव को निकाल रहे होते हैं। तब वो बॉडी के पास जाकर बैठता है और तभी वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं, विजय की खुद की होती है। और तभी उसके पास में शांति की स्प्रिट आती है। तब वो समझ जाता है कि शांति की स्प्रिट ने उसके साथ ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसने शांति के साथ गलत किया था। यहीं पर पहली स्टोरी खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी की शुरुआत होती है, जो कि अर्जुन और वेदा की है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अपनी फैमिली वालों को अब शादी के बारे में बोलने आए हैं। वो अपने प्यार के लिए उनको बता देते हैं। यहीं पर उनकी फैमिली बात कर रही होती है। तभी दादी बीच में पूछ लेती है कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है। ये सुनकर सारे परिवार वाले चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सुनकर वेदा और अर्जुन बाहर चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी दादी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शादी से पहले अगर उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। तभी रात को वेदा दादी के पास जाती है और उससे कहती है कि आप बहुत माइंडेड हो। तभी दादी कहती है कि ज़रूरी है। यहाँ पर अर्जुन और वेदा एक रूम बुक कर लेते हैं और वो लोग इंटीमेट होते हैं। तभी दूसरे दिन वेदा अपनी दादी के पास जाकर कहती है कि हम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया है, पर पहली बार होने की वजह से हम थोड़ा सा नर्वस थे। इसी के बाद वो लोग कई दिनों तक
रूम लेकर इंटीमेट होते हैं। और इसी के बाद एक दिन वो दोनों जाकर दादी के पास बैठते हैं और कहते हैं कि दादी, हम दोनों ने काफ़ी दिनों तक वो सब कर लिया है और अब हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर दादी बहुत खुश होती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। सुहागरात के लिए उनका रूम उनकी स्टैंडर्ड दादी ही डेकोरेट करती है और यहीं पर सेकंड स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। तीसरी कहानी इशिता नाम की लड़की की है जिसको माइग्रेन है और वो काम में लगी रहती है। उसकी लाइफ में बहुत काम है। उसकी लाइफ में उसकी एक मेड है जिसका नाम सीमा दीदी है और एक फ्रेंड है जिसका नाम समीरा है। जब वो काम करके घर लौट रही होती है तब वो देखती है कि सीमा दीदी को किसी आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए। ये देखकर इशिता काफ़ी हैरान हो जाती है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, और इशिता बिना कुछ कहे घर से बाहर चली जाती है। और ये सारी बातें वो अपनी फ्रेंड समीरा को बताती है जो कि घर में हो रहा था। और वो आदमी और सीमा दीदी थोड़ी देर में घर के बाहर चले जाते हैं। तभी इशिता घर में आती है और उस बेड को देखती है जिस पर ये सब कुछ हुआ था, और उसी के बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है। अगले दिन वापस से वो अपने घर आती है। तभी वो देखती है कि सेम चीज़ वही हो रही है। तभी वो अब नेक्स्ट डे वापस घर आती है 3 बजे, जो कि उसका फिक्स टाइम हो जाता है। और वो डेली ये सब कुछ करते हुए उन लोगों को देखती है और वो इन्जॉय भी करती है क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। तभी एक दिन सीमा दीदी इशिता को घर आते हुए देख लेती है। यहीं पर इशिता पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखती है और ये चीज़ सीमा दीदी को पता चल जाती है। पर एक दिन वो उन दोनों को कुछ करते हुए नहीं देख पाती। तभी सीमा उन पे चिल्लाती है और वो इशिता दोनों लड़ते हैं। तभी यहाँ पर इशिता उनसे घर से काम निकाल देती है और किसी और को रख लेती है। फिर इसके बाद सीमा दीदी के पति उन पे काफ़ी चिल्लाते हैं, पर सीमा दीदी कुछ अपने पति को नहीं बताती है। और एक दिन इशिता और सीमा दीदी एक सब्जी वाले के पास मिलते हैं। तब इशिता उनसे पूछती है कि अगर तुमने मुझे देख लिया था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। यहीं पर उन्हें सीमा दीदी कहती है कि मुझे मज़ा आ रहा था। इसी के बाद सीमा इशिता से पूछती है कि क्या वो वापस से काम पर आ सकती है। यहीं पर ईशा दीदी उन्हें वापस काम पर आने के लिए हाँ कर देती है और यहीं पर तीसरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आखिरी स्टोरी में कहानी दिव्यानी की है जो कि एक हाउसवाइफ है और जो पूरे घर को संभालती है। वो एक राजघराने की बहू है। उसके पति राजा साहब को सब ही जानते हैं, जो कि एक बहुत गंदा आदमी है और वो दारू पीता है और लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है। वो काफ़ी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका होता है। एक दिन वो जब जंगल में जा रहा होता है तब उसे उनके घर की मेड मिलती है। वो उन्हें जंगल में रोककर उसके साथ दुष्कर्म करता है और अपने बेटे को घर भेज देता है। जिसके बाद अंकुश अपने घर आता है और अपनी माँ से बात करता है, पर अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। यहाँ पर राजा साहब दारू पीकर रोज़ दिव्यानी को मारते हैं। वहीं दिव्यानी की माँ का खोटा होता है, जो कि दिव्यानी अपनी माँ से बात करती है। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है क्योंकि एक लड़की को बीमारी लग गई है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। यहीं पर अंकुश अपने पिताजी से इंग्लैंड जाने की बात करता है, पर उसके पिताजी उससे मना कर देते हैं। रात को सूरज, जो कि राजा साहब होते हैं, दारू पीकर आते हैं और वो गिर जाते हैं। यहीं पर अगले दिन यहाँ पर एक नई नौकरानी रखते हैं, जो कि जिसका नाम रेखा होता है। और यहाँ पर राजा साहब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसी हो। तब वो बोलती है कि पुरानी नौकरानी ने नौकरी छोड़ दी है। तभी राजा साहब उसे गलत नज़रों से देखते हैं और उसे अपने हाथ पर दबाने को बोलते हैं। ये सब कुछ अंकुश देखता है और अपने पिताजी को वहाँ से झूठा बहाना करके भेज देता है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि दिव्यानी जब सो रही होती है तो उसे पास वाले कमरे में से इंटीमेट होने की आवाज़ आती है। वो बहुत खुश होती है। वो पास में जाकर देखती है क्योंकि उसी के बाद उन्हें वहाँ पर अपने पति बरामदे में गिरे दिखते हैं और वो देखती है कि जो रेखा के साथ इंटीमेट हो रहा है वो उसका बेटा है। तब वो घबरा जाती है क्योंकि रेखा वही लड़की होती है जो उसकी माँ के कोटे पर होती है और जिसको बीमारी होती है। तो चौथी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।